65 kg पानी है सर तो उसका पेट ऊंचा होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? 8वीं क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूं साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है सेल। आज मैं पढ़ने वाला हूं सेल। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह सेल साइटो शब्द से बना है। सेल जो है साइटो शब्द से बना है, जिसको अध्ययन के रूप में यदि हम इसको अध्ययन करें तो साइटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। जैसे यदि हम किसी जीव के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको जियोलॉजी कहते हैं, यदि किसी हम बायो के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको बायोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से यदि हम साइटो के बारे में अध्ययन करें तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। और इसका खोज किसने किया? आखिर कोशिका है, यह कोशिका का खोज किसने किया, या फिर खोज को ही कहते हैं जनक। आखिर इसका जनक कौन है? तो इसका जनक रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक है। कब खोज किए थे? 1665 ईस्वी में, यानी कि कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुई थी, जो रॉबर्ट हुक ने खोजे थे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कोशिका का खोज किए थे तो कैसी कोशिका का खोज किए थे? तो वे मृत कोशिका का खोज किए थे। मृत कोशिका, कैसी कोशिका? मृत कोशिका का खोज किए थे। और जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया, या जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखा? तो एंटोनी वान लीवेनवेन हॉक ने किया था। और अब हम ये देखेंगे सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका के सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिए थे। कोशिका का सिद्धांत किसने दिए? स्लाइडेन स्वान ने दिए थे। और सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। अब हम ये जानने वाले हैं कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो देखिएगा, मानव में सबसे छोटी कोशिका एस्पर्म की कोशिका होती है। मेल के यानी पुरुषों के एस्पर्म में सबसे छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। उसी प्रकार से मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह अंडाणु की कोशिका होती है, और यह फीमेल में पाया जाता है। फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका होती है। अब हम ये समझेंगे मानव में सबसे लंबा कोशिका, मानव में सबसे लंबा कोशिका, तो मानव में सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन की कोशिका होती है। और हम ये सबसे बड़ा समझेंगे कि बड़ा क्या होता है, लंबा क्या होता है। जैसे देखिए, कुतुब मीनार लंबा है, कुतुब मीनार लंबा है, और लाल किला बड़ा है, लाल किला बड़ा है। इस प्रकार से हम लंबा और बड़ा में फर्क करेंगे। अब देखिए, विभाजन रहित कोशिका, जो विभाजन नहीं होता है, जो विभाजन नहीं होता है वह न्यूरॉन की कोशिका होती है। यह ब्रेन में पाया जाता है, यह विभाजन कोशिका नहीं है। और एक होता है तेज विभाजन होने वाला कोशिका, फटाफट विभाजन कर लेता है। वो कौन सी कोशिका होती है? तो वह लीवर की कोशिका, लीवर की कोशिका होती है। वह तेज विभाजन करता है, वह तेज विभाजन करता है। आइए अब हम जानते हैं सेल का रियल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिएगा, ये जिस प्रकार से एक मकान हो, एक मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी सी इकाई ईंट है। ऐसे बालू भी, सीमेंट भी है, लेकिन ऐसे उसका छोटी सी इकाई, मतलब अगर हम देखें तो केवल ईंट से ही लेते हैं, ठीक ना। तो ये ईंट जो है वह ईंट सबसे छोटी सी इकाई है। जब ईंट को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? दीवार बनता है। यदि हम सीमेंट और बालू छोड़ा करके ही ईंट को यदि हम केवल जोड़े तो कमजोर दीवार होगा, लेकिन दीवार बनता है, लेकिन कमजोर बनेगा बिल्कुल। लेकिन अब हम देखते हैं, यदि ईंट को हम जोड़े तो दीवार बना, और दीवार को यदि हम एक दीवार को दूसरी दीवार के साथ, दूसरी दीवार को दूसरी दीवार के साथ जोड़ेंगे तो एक कमरा बनेगा, और एक कमरा को दूसरे कमरा के साथ, और दूसरे कमरा को अगले कमरा के साथ जोड़ेंगे तो एक घर का निर्माण होगा। उसी प्रकार से मेरा बॉडी की संरचना भी, मेरे बॉडी का निर्माण भी जो हुआ है वह कोशिका मिलकर, यानी कोशिका, छोटे छोटे कोशिका के छोटे छोटे इकाई, यानी कोशिका जब जुड़े तो ऊतक बना है, और यह ऊतक जब जुड़ा तो अंग का निर्माण किया, और अंग मिलकर हमारे शरीर का निर्माण किया है, अंग मिलकर हमारे शरीर का निर्माण किया है। तो अब हम ये जानने वाले हैं कि जो कोशिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह कोशिका क्या होती है। तो देखिए, कोशिका की ये सबसे जो बाहरी आवरण है
कोशिका के सबसे इस बाहरी आवरण को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। यानी इसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है। और यह पादप में भी पाया जाता है और यह जंतु में पाया जाता है। पादप के मतलब समझिएगा, जो एक जगह स्थिर होता है और हिल डुल सकता है, हिल डुल सकता है, वह क्या होता है? पादप होता है, वह चल नहीं सकता है। और जंतु की क्या मतलब होता है? कि जंतु दौड़ भी सकता है, चल भी सकता है, हिल डुल भी सकता है। तो यह सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, यह सेल मेम्ब्रेन यह पादप की कोशिका में भी पाई जाती है, जंतु की कोशिका में भी पाई जाती है। लेकिन यह सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है। यह सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, सब इसी कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होते हैं। सब के सब इसी कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं, लेकिन अब एक झिल्ली को आप ध्यान से समझिएगा। एक झिल्ली को यदि समझे तो कभी आप दुकान गए होंगे, दुकान में जब गए होंगे तो बहुत सारे सामान लेते होंगे, नून लेते होंगे, मिर्चाई लेते होंगे, और उसके बाद आप क्या कहते हैं, चटपटाई, धनिया, जो भी लेते होंगे, बहुत सारे सामान। तो एक झिल्ली देता होगा आने के लिए, और आप उसको पॉलिथीन में रख देते होंगे और लेते आ जाते होंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा सामान ले लिए तो भाई उसको स्थिर, मतलब उसको सुरक्षित रहने के लिए क्या करता है? एक और झिल्ली दे देता है। मतलब क्या? ऊपर से एक और झिल्ली दे देता है, तो उसको कहेंगे कि और सुरक्षा हो गया, और सुरक्षा हो गया। तो देखिएगा, एक पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। एक पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। यह कोशिका जंतु की कोशिका में उपस्थित यह पार्ट नहीं होता है। तो देखिएगा, यह सेल वॉल को ध्यान से समझते हैं। कहेंगे कि ओनली फॉर यह प्लांट्स में पाया जाता है, जिसको कहते हैं पादप, पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह जंतुओं की कोशिकाओं में पाया नहीं जाता है। यह कोशिका भित्ति क्या करता है? तो कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। यह कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। यह किस चीज का बना होता है? आखिर जो कोशिका भित्ति जो होती है वह किस चीज का बना होता है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है, और यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है या फिर आकार प्रदान करता है। बिल्कुल राइट। ये देखिए, ये अंदर वाला जो था ना, ये पतली झिल्ली, यह कोशिका झिल्ली था, और बाहर वाला एक मोटा वाला, ये जो आवरण देख रहे हैं, मोटा वाला, यही मोटा वाला आवरण क्या है? यह मोटा वाला आवरण कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सेल वॉल। अब हम देखते हैं कि यह कोशिका भित्ति, यानी यह कोशिका के अंतर्गत, यह कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से भाग आते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला भाग माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ना होता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं, जिसका खोज अल्टमैन ने किए थे। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने। जब सुनिएगा, जब सांस लेते हैं, जो श्वास लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है? जो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन क्रेब्स चक्र में जाता है, और वहां क्रेब्स चक्र में साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। और जब वहां साइकिल चलता है ना, तो वहां पर एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है। और जब 38 एटीपी मिलते हैं, तो 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और वही ग्लूकोज मुझे पावर, मुझे शक्ति देता है। मुझे पावर और मुझे शक्ति देता है। देखेंगे चौथा नंबर में गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी क्या है? तो देखिएगा, गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किए थे। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पढ़ लिया, अब गोल्जी बॉडी को देखते हैं। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का खोज किया था। यह काम क्या करता है? आखिर गोल्जी बॉडी काम क्या करता है? तो गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है। किसका परिवहन का काम करता है? गोल्जी बॉडी का काम, यानी जो कैमिलो गोल्जी ने खोज किए थे गोल्जी बॉडी, यह गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन का काम करता था। कहां पर ऊर्जा घट रहा है, कहां पर ऊर्जा बढ़ रहा है, यह ऊर्जा का यानी कि परिवहन करता था। उसी प्रकार से यह रसधानी जो होता है वह जल संग्रह का काम करता है। अब देखिएगा, यदि कोई बोलते बोलते थक जाता है, कोई बोलते बोलते थक जाता है, तो उसका जीभ जो होता है धीरे धीरे काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऊर्जा की कमी हो जाती है। तब यह क्या करता है? यह गोल्जी बॉडी, यानी जब यह न्यूक्लियस
बोलता है गोल्जी बॉडी को कि वहां पर ऊर्जा की कमी हो रही है, तो यहां पर ले जाओ। तो जैसे पैर की कोशिका से जो ऊर्जा होती है, चाहे और अदर कोशिका से ऊर्जा को लेकर के, और वह जहां कोशिका जिस कोशिका में ऊर्जा की कमी है उस कोशिका में ले जाकर ऊर्जा को दे देता है। कौन? गोल्जी बॉडी। कौन देता है? गोल्जी बॉडी। और ये भिकुल जो होता है वह जल संग्रह करता है, जल स्टोर रखता है। अब देखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 65% जल होता है, 65% जल होता है। यानी यदि वह 100 केजी का व्यक्ति है ना, तो समझना कि 65 केजी उसमें पानी है। अब कहेगा 65 केजी पानी है सर, तो उसका पेट ऊंचा होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? अरे भाई, तुम्हारा पेट में तो उतना ही पानी जितना तू पीते हो, ज्यादा तो है नहीं। लेकिन क्या प्रत्येक कोशिका, बहुत सारे कोशिका है ना हमारे बॉडी के अंतर्गत, क्योंकि हम बहुकोशिक जीव है, हमारे जीव के अंदर बहुत सारा कोशिका है, और सब कोशिका का अलग अलग रसधानी होता है, और सब रसधानी में पानी होते हैं। तो सब मिलाकर यदि हम देखें तो 65%, कितने प्रतिशत? 65% जल होते हैं। अब देखिएगा, तारक का है, हम समझते हैं तारक का, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को खोज किसने किया? तो सेंट्रोसोम का खोज बोबरी नामक विद्वान ने किया था। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोबरी नामक विद्वान ने किया था। और इसका काम क्या है? तो इसका काम कोशिका को विभाजन करना। अब कोशिका के विभाजन के मतलब ये नहीं कि कोशिका, एक कोशिका दूसरे कोशिका में बट गया, वो विभाजन हो गया, ऐसी बात नहीं। समझ लीजिए कि एक कोशिका है और यह कोशिका यहाँ पर मर चुका है, यहाँ पर क्या हो चुका है? मर चुका है, तो यह खाली है। तो बगल वाला कोशिका क्या करेगा? वह कोशिका पुनर्निर्माण करके और उस स्थान को भर देगा, यानी उसको कहते हैं पुनर्निर्माण करना। क्या कहते हैं? पुनर्निर्माण करना। लेकिन देखिएगा, यहाँ पर लीवर की कोशिका की बात की जाए ना, तो लीवर की कोशिका बड़ी तेज विभाजन करता है। लीवर की कोशिका क्या करती है? बहुत तेज विभाजन करता है, जबकि ब्रेन की कोशिका तेज विभाजन नहीं करता है। ब्रेन की कोशिका तेज विभाजन, हाँ, यानी इस प्रकार बोले कि लीवर की कोशिका जो होती है बहुत तेज विभाजन करता है, और ब्रेन की कोशिका उतना तेज विभाजन नहीं, यानी ब्रेन की कोशिका विभाजन सेल का नहीं करता है, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन नामक सेल पाया जाता है, और ये न्यूरॉन सेल कभी विभाजन नहीं होता है। अब देखिएगा, अब हम समझते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यह आंतरिक कंकाल का काम करता है। यह क्या करता है? आंतरिक कंकाल का नाम, एक पिल्लर का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक सहायता। क्या कहते हैं? आंतरिक सहायता। यह कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या निर्माण करता है? तो वह वसा का निर्माण करता है, जो आप लोग जानते हैं ना, चर्बी, वही चर्बी का निर्माण करता है। उसी प्रकार से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या निर्माण करता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है। ये देखिए, ये मान लिया जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, एक भाग इसका जो खुदरा वाला दिखाई दे रहा है ना, यह काले काले धब्बे होते हैं, और यही काले काले धब्बे को कहते हैं राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। और यह राइबोसोम क्या निर्माण करता है? यह राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, यह राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। और ये काले काले जो खुरदरा दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं रफ। क्या कहते हैं? रफ। तो इसको हम कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इधर वाला जो चिकना दिखाई दे रहा है ना, यह चिकना वाला स्मूथ, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER। इसको कहेंगे चिकना। क्या कहेंगे? चिकना। तो कहेंगे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसके बाद देखेंगे, हम अभी जस्ट बताए हैं कि स्मूथ वाला क्या निर्माण करता है? यह वसा का निर्माण करता है। और रफ वाला क्या निर्माण करता है? यह प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, राइबोसोम को, क्योंकि वो काले काले धब्बे जो है ना, वह राइबोसोम है। काले काले धब्बे जो है क्या है? राइबोसोम है। अब हम ये देखेंगे, ये जो राइबोसोम के बारे में जान रहे हैं, तो राइबोसोम को खोज किसने किया था? तो पैलाडे नामक विद्वान ने खोज राइबोसोम का किया था। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। यदि हम राइबोसोम को कहे कि राइबोसोम ने प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है।